तो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति के नियम हम लोग कर रहे हैं। और हमने 01 पार्ट में जाना था न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, यानी कि न्यूटन के पहले नियम में क्या कहा गया था, और हमने इनर्शिया यानी कि जड़त्व की बात भी की थी। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2 जानेंगे, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हम इसको कह सकते हैं, या गति का दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरा नियम। तो बेसिकली जो जो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हमारी स्क्रीन में क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है मोमेंटम यानी कि संवेग। अब संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। तो हमारी बुक्स में अगर आप जाओगे तो अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इन मोशन। मास इन मोशन यानी कि जब कोई द्रव्यमान गति कर रहा हो, जब कोई द्रव्यमान गति कर रहा हो तो भैया उसे संवेग कहते हैं। जब कोई द्रव्यमान गति कर रहा हो यानी कि मास इन मोशन। नाउ मास मतलब m, द्रव्यमान मतलब m, और मोशन कब करता है दोस्तों, जब उसके पास वेलोसिटी होती है यानी कि कोई वेग होता है। तो कहते हैं जो मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का, प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। और मोमेंटम, क्योंकि भैया देखो मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक अदिश राशि और एक सदिश राशि है। और अदिश और सदिश जब गुणा होते हैं तो हमेशा क्या बनती है, वेक्टर। तो मोमेंटम एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। अब सर इसकी दिशा कहाँ होगी, तो इसकी दिशा होगी दोस्तों वेलोसिटी की जहां डायरेक्शन है, जहां बॉडी चल रही है, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में वस्तु चल रही है उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये तो था दोस्तों जो किताबों में लिखा गया है। अब बात अगर करें कि मोमेंटम एक्चुअल में होता क्या है, तो मोमेंटम का मतलब कुछ नहीं होता। इसको इमेजिन करो, फील करो कि मैं रास्ते में चल रहा हूं और मैं रास्ते में दौड़ रहा हूं। मानो मैं किसी से टकरा जाऊं या किसी छोटे से बच्चे से टकरा जाऊं, तो बच्चा टकराने के बाद दूर कब जाएगा। देखो इमेजिन करो, मैं चल रहा हूं, मुझसे कोई बच्चा टकराया, और मैं दौड़ रहा हूं, मुझसे कोई बच्चा टकरा गया। तो बच्चे को लगेगी कब, जब मैं भाग रहा हूंगा। द रीजन इज वाई, क्योंकि मेरे पास रिदम ज्यादा है, मेरे पास मोशन ज्यादा है। तो मोमेंटम का मतलब बस इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिस वस्तु के पास गति बहुत तेज है, या जिस वस्तु के पास द्रव्यमान बहुत ज्यादा है यानी कि मास बहुत ज्यादा है, मोमेंटम उसके पास ज्यादा है। मोमेंटम का मतलब बस ये समझ लेना, फ्लो, बहना, किस तरीके से कोई चीज भागे जा रही है। ठीक है, तो मोमेंटम के लिए हमारे पास दो चीज आ गई। अब यहां से सवाल उठता है दोस्तों, मोमेंटम कितनी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो मोमेंटम यानी कि संवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक दोस्तों मास यानी कि द्रव्यमान, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एक 2 किलो का पत्थर है और एक 50 किलो का पत्थर है। दोनों में आपको यूं छोड़ दूं बस आपके हाथ में, तो 50 किलो का पत्थर आपको एक बार मजा दिला देगा। तो हो क्या, अगर मैं इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से फेंकूं और इसे भी 5 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, तो दोस्तों अगर दोनों का वेग समान है, दोनों का वेग समान है, तो भैया मजा किसमें आएगा, पड़ेगी किससे तेज। तो आप लगा सकते हो मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 10 kg मीटर पर सेकंड, और यहां लगा सकते हो 50 गुणा 5, 250 kg मीटर पर सेकंड। तो आप ये कह सकते हो जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा है। यदि द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो उसका फ्लो या उससे बेसिकली मास मोशन में ज्यादा होगा। तो ये आप कह सकते हो मोमेंटम बेसिकली क्या हो गया, एक हिसाब से फ्लो, रिदम बोलते हैं हम जिसे। ठीक है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उस पर रिदम भी भाई ज्यादा होगा, अगर दोनों का वेग समान है। उसी तरीके से बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को समझो दोस्तों, माना एक 2 किलो का पत्थर है, दूसरा भी 2 किलो का पत्थर है, दोनों का द्रव्यमान बराबर। अब एक को मैंने फेंक दिया 1 मीटर पर सेकंड से और एक को फेंक दिया मैंने 10 मीटर पर सेकंड से। अब सोचो ये मार्कर मेरे पास, और मैंने आपको बोला लो कैच पकड़ो, आपने बड़े प्यार से पकड़ लिया, और मैंने बोला लो कैच पकड़ो, तो आप यूं कर लोगे। द रीजन वाई आपने ऐसे किया, क्या कारण है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज्यादा आ गया, मोमेंटम ज्यादा आ गया। तो दोस्तों यहां पर अगर आप मोमेंटम यानी कि संवेग निकालोगे, वो निकलेगा 2 kg मीटर पर सेकंड। कैसे, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। और यहां पर मोमेंटम निकालोगे तो वो निकलेगा 20 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि यहां पर मोमेंटम ज्यादा है। तो यदि द्रव्यमान समान हो तो जिसका वेग ज्यादा है उसका संवेग ज्यादा होगा, और अगर द्रव्यमान असमान हो
परंतु वेग समान हो, यानी कि वेलोसिटी सेम हो पर मास डिफरेंट हो, तो जिस चीज का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है दोस्तों वो मास बढ़ाने पर बढ़ जाएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि जब वेग सेम रहेगा। और उसी तरीके से वेग बढ़ाने पर भी मोमेंटम बढ़ जाएगा जब मास कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर हम द्रव्यमान को नियत ही रखते हैं, द्रव्यमान को बढ़ाते नहीं। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये है जो कि हमारे एनडीए में भी पूछा गया था कि यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है। पहले हम यूनिट की ही बात कर लें, यानी कि संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई। तो संवेग बेसिकली क्या हो गया दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम इसकी यूनिट यानी कि इकाई की बात करें तो वो होगी केजी मीटर पर सेकंड। याद रखेंगे, भूलेगा कोई नहीं, यही इसकी एसआई यूनिट और यही इसकी इकाई है, एसआई इकाई केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये बेसिकली हम पे सिंपल सी बात थी। नाउ बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम में चेंज क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। चेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन, यानी कि आप पहले ऐसे थे अब आप बदल चुके हो, अब तुम वैसे नहीं रहे, समझ रहे होंगे। यानी कि आपके पास जो चीज पहले थी अब वो बदल चुकी है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपके पास 100 रुपए थे, अब आपके पास 50 रुपए हो गए, यानी कि आपने कुछ खर्चा कर लिया। तो आप पे परिवर्तन कितना आया, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 100 रुपए थे लेकिन अब मेरे पास 50 रुपए है, यानी कि परिवर्तन जो आया मेरे पास 50 का आ गया। पर आपके पास 50 कम हुए हैं दोस्तों, इसलिए -50 का आया। तो जब भी चेंज निकालना होता है, चेंज जब भी हमें क्या निकालना होता है, चेंज, तो हम लगाते हैं आज जो चीज है और जो चीज हम पे पहले थी उन दोनों का अंतर। यानी कि चेंज हमेशा, परिवर्तन हमेशा निकाला जाता है फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को घटाकर। चेंज कैसे निकाला जाता है, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाकर हमेशा परिवर्तन निकाला जाता है। तो दोस्तों मानो इंगे रास्ते से जा रहा था, कोई बॉडी है मास m, जब इस पे वेलोसिटी u है, ठीक है, चलते 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 थोड़े दिनों के बाद, थोड़े देर में हमने देखा इस वस्तु की जो वेग है वो v हो गया। अब मान के चलो आप चल रहे थे रास्ते में, अभी स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब रास्ते में आपने स्कूटी की स्पीड बढ़ा दी और अब आपकी स्पीड तेज हो गई, तो आपका मोमेंटम चेंज हो गया क्योंकि आपकी स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो चेंज कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, यदि मैं इसका प्रारंभिक संवेग निकालूं यानी कि इनिशियल मोमेंटम निकालूं तो वो निकलेगा mu, ये है इसका प्रारंभिक संवेग। और यदि मैं इसका अंतिम संवेग निकालूं तो वो निकलेगा m इंटू वी। और चेंज हमेशा क्या होता है, अंतिम में से प्रारंभिक, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। तो डेल्टा पी का मतलब क्या है, डेल्टा पी का मतलब है अंतिम में से प्रारंभिक को घटा लेंगे, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, और आपके पास वैल्यू आएगी mv माइनस mu, और इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। उदाहरण के तौर पे आओ थोड़ा इस पे क्वेश्चन करते हैं। माना ये 2 किलो की वस्तु है जो 4 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, थोड़े टाइम बाद यही 2 किलो की वस्तु अब 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है। आपसे पूछा मोमेंटम का चेंज बताओ, यानी कि आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम, परिवर्तन बताओ संवेग का। तो आपने कुछ नहीं करना, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक संवेग निकाल लेना है, मास इनटू वेलोसिटी 8 kg मीटर पर सेकंड, और यहां आप निकालेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी यानी कि फाइनल मोमेंटम आप निकालेंगे, वो निकलेगा 2 गुणा 8 यानी कि 16 kg मीटर पर सेकंड। अब आपसे क्या पूछा दोस्तों, चेंज यानी कि परिवर्तन आपसे पूछा है, तो कुछ नहीं करना, फाइनल में से इनिशियल को घटा देना है, प्रारंभिक में से अंतिम को घटा दे। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दे, तो अंतिम है 16, प्रारंभिक है 8, आपका आंसर आएगा 8 kg मीटर पर सेकंड। इतना परिवर्तन आ गया, इसको हम कहते हैं चेंज, चेंज इन मोमेंटम। अब कोई चेंज अपने आप आया होगा क्या, सवाल यह है। अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूं और मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या मेरी स्पीड खुद बदल जाएगी, क्या मेरी चाल खुद बदल जाएगी? नहीं, चाल बदलती है त्वरण के आने से। आप खुद सोचो, जब आप एक्सलरेट करोगे अपनी गाड़ी को तभी स्कूटी तेज भागेगी,
जब आप ब्रेक लगाओगे तभी आपकी स्कूटी रुकेगी, या फ्रिक्शन घर्षण बल लगेगा तो आपकी गाड़ी रुक रही है। यानी कि आपकी जो चाल बदल रही है, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, आपकी ये जो चाल बढ़ रही है, बढ़े चाहे घटे, आपकी स्पीड जो बढ़ रही है या घट रही है, वो किसी फोर्स के कारण घट रही है, वो किसी फोर्स के कारण घट रही है। जब आप चल रहे थे, अब देखो ना, नॉर्मली मैं चल रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसे चल रहा हूं, तो मैं क्यों अपनी स्पीड बढ़ाऊं, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई पीछे से धक्का दे दे। इमेजिन करना, मैं चल रहा हूं तो मैं तो नॉर्मल चल रहा हूं, लेकिन मुझे कोई पीछे से धक्का दे दे तो मैं क्या करूंगा, मेरी हल्की सी स्पीड तेज हो जाएगी, हल्की सी, मेरे वेग में परिवर्तन आ जाएगा, मेरी स्पीड में चेंज आ जाएगा। तो स्पीड में चेंज कब आएगा दोस्तों, जब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आएगा। और त्वरण कब आता है, जब कोई बल लगे, यानी कि मैं चल रहा हूं और मुझ पे कोई फोर्स लगा दे तो मेरी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, या मेरे को आगे से कोई धक्का दे दे तो मैं रुक जाऊंगा। जैसे आप साइकिल में जा रहे हो, साइकिल में और तेज धक्का दे दूं तो और स्पीड बढ़ जाएगी। तो धक्का क्या होता है, बल ही तो होता है, फोर्स ही तो होता है। तो क्या आपकी वेलोसिटी बिना फोर्स लगाए चेंज हो रही है? क्या आपका वेग बिना बल लगाए परिवर्तित हो रहा है? नहीं। तो दोस्तों सवाल यहां पर यही है, ठीक है, सवाल यहां पर यही है, छोटी सी बात, कि आप जब चल रहे हो, आप m द्रव्यमान के हो, u वेग से चल रहे हो, तो जब तक आप पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक आपकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु जैसे ही बल लगाया, धक्का दे दिया किसी ने, तो आपकी स्पीड चेंज हो गई, आपकी चाल बदल गई या वेलोसिटी बदल गई, तो v हो गई। तो ये जो बल लगाया, इसके कारण क्या आया होगा दोस्तों, एक्सेलरेशन आया होगा, यानी कि त्वरण आया होगा। और इस त्वरण के कारण आपके मोमेंटम में चेंज आया होगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन आया होगा। तो यही न्यूटन जी का सेकंड लॉ है कि भैया जब फोर्स लगा होगा तो कुछ समय में, मैंने फोर्स लगाया, 0.001 सेकंड में मेरी स्पीड बढ़ गई, यानी कि उस समय में जो मैंने फोर्स लगाया उसके कारण मेरा मोमेंटम बदला। तो छोटे से समय पे जब मेरा मोमेंटम का चेंज आ जाए, छोटे से समय पे मेरे मोमेंटम का चेंज आ जाए, इस छोटे से टाइम में मैं मोमेंटम चेंज कर दूं, अपना मोमेंटम बदल दूं। कब बदलूंगा मोमेंटम, जब मुझ पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो एकदम से बदल दूंगा नहीं, बहुत थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपना मोमेंटम मैं चेंज करूंगा। बिना बल लगाए मेरा मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला, जब तक मुझ पे कोई बाहर से धक्का ना दे। मैं क्यों जाऊं, क्यों गिरूंगा? अगर फ्रिक्शन है तो मैं रुक जाऊंगा, मेरी साइकिल रुक जाएगी, यानी कि बाहर से बल लगना ही लगना चाहिए। अगर घर्षण लग रहा है तो मेरी साइकिल रुक जाएगी, यानी कि बाहर से बल लगेगा तो ही मेरा मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज कब होगा, जब फोर्स लगेगा। और फोर्स जब लगेगा तो कुछ टाइम में लगेगा भाई, मोमेंटम एकदम से तो चेंज होगा नहीं। तो न्यूटन जी का जो सेकंड लॉ है वो यही है, ठीक है, कि जो बल लगता है किसी समय पर, उस टाइम जो चेंज इन मोमेंटम आता है वो देखना होता है। तो अभी हम बात करते हैं आगे की। बस इस बात को समझना कि अगर आप m द्रव्यमान के हो, u वेग से चल रहे हो, तो आप u ही वेग से चलते रहोगे, आप u स्पीड से ही चलते रहोगे। जैसे ही आप पे फोर्स लगा, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका मोमेंटम चेंज हो गया। यानी कि मोमेंटम जब आपका चेंज होगा, संवेग जब आपका बदलेगा, तो वो किसी बल के कारण बदलेगा। तो संवेग बल लगने पर बदलता है, ये बात याद रखना। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। बहुत आसान और बहुत ही हलवा सवाल है। एक 2 किलो की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, कुछ समय बाद उसका वेग 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। हमसे पूछा है उसके संवेग में परिवर्तन। तो 2 किलो की वस्तु है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, कुछ समय बाद उसी 2 किलो की वस्तु का जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यही क्वेश्चन में कहा है, बिल्कुल आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम। तो दोस्तों प्रारंभिक संवेग कितना आएगा, 2 दूनी 4 kg मीटर पर सेकंड। अंतिम संवेग कितना आएगा, 4 दूनी 8 kg मीटर पर सेकंड। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालें, चेंज यानी कि परिवर्तन निकालें, तो वो निकलेगा 8। अच्छा, वो निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 8 माइनस 4, और आंसर आएगा आपका 4 kg मीटर पर सेकंड। ये है आपका चेंज इन मोमेंटम। सिंपल इजी, बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, कि रेट क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया
एक छोटे से उदाहरण से कि भैया आप चल रहे थे u वेग से, आप पर किसी ने पिच्चू से धक्का दिया। इस धक्के से कुछ छोटे से समय में, कुछ छोटे से समय अंतराल में आपका जो वेग है वो v हो गया, आपकी स्पीड v हो गई। धक्का देते ही आपकी स्पीड बढ़ गई, धक्का देते आपकी स्पीड रुक गई। हो सकता है आपको अपोजिट डायरेक्शन धक्का मिला, धक्का पड़ते ही आप तेज भागने लगे। तो हुआ क्या, आपके संवेग में परिवर्तन तो आया पर किसी समय अंतराल के साथ आया। और जब भी रेट वर्ड आएगा यानी कि दर वर्ड आएगा दोस्तों, दर, तो दर का मतलब होता है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमेशा कैलकुलेट होगा दोस्तों डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। समय के साथ साथ कितना परिवर्तन आया। रेट का मतलब समय के साथ साथ कितना परिवर्तन, रेट का मतलब समय के साथ साथ, चेंज का मतलब परिवर्तन आया किस में, मोमेंटम में। यानी कि दोस्तों जब भी परिवर्तन की दर पूछेगा यानी कि वो कहेगा संवेग में परिवर्तन की दर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आओ बात करें आगे की जरा ध्यान से कि m मास की वस्तु यानी कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु u वेग से चल रहा है, कुछ समय बाद m मान का वही वस्तु v वेग से आ रहा है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखें दोस्तों तो वो कैसे निकलेगा, mv माइनस mu। और कितना समय हुआ, माना t समय हुआ तो डेल्टा t मान लो, t है टाइम, इतने समय पे ये सारा कारनामा हो गया समय पे। तो अगर मुझसे कोई कहे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताओ सर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज को कैसे निकालते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। भाई क्या कर देंगे, उस परिवर्तन को समय से भाग दे देंगे। यानी कि अगर किसी ने मुझसे बोला कि सर संवेग में परिवर्तन की दर बताओ, परिवर्तन की दर, तो वो होता है दोस्तों कितना बदला कितने समय पे, इसको कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनेंगे। अब क्या ये अपने आप बदला, नहीं, बस इतना याद रखना, अपने आप नहीं बदलता, जब बल लगेगा तभी बदलेगा। याद करो, मैं चल रहा था, मुझे धक्का देंगे, चल रहा था, धक्का आगे से दोगे तो मैं रुक जाऊंगा। यानी कि मेरा वेग जो बदलेगा वो धक्का खाने पर ही बदलेगा। जो मेरा वेग बदलेगा, जो मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, वो धक्का पड़ने पर ही होगी, यानी कि फोर्स लगने पर ही होगी। तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। या फिर हम इसको तरफ एक और चीज लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को, देखो पी की जगह क्या लिख सकते हैं, एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। और दोस्तों गौर से देखो, m अगर कॉमन ले लूं तो ये आएगा v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और दोस्तों गौर से जरा ध्यान से देखोगे तो v माइनस यू अपॉन टी जो है वो क्या एक्सेलरेशन नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय को ही त्वरण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिसको हमने बोला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वो एम ए के समान होता है, वो एफ ए के समान होता है। यानी कि संवेग के दर या संवेग के परिवर्तन की दर जिसको हमने कहा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वो दोस्तों एम ए के बराबर होती है। एम यहां पे द्रव्यमान है, ए है त्वरण, और मैंने कहा था देखो जब धक्का लगेगा तो त्वरण आएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि अगर कोई वस्तु चल रही है एम द्रव्यमान की और ओ पे लगे धक्का, यो पे लगे एक छोटा सा धक्का, जिसके धक्के के कारण इसका वेग यानी कि इसकी वेलोसिटी यू से वी बदल गई। भाई कब बदली होगी, जब धक्का लगा होगा, धक्का लगा होगा तभी तो वेलोसिटी बदली होगी। वेलोसिटी का चेंज कब आया, जब फोर्स लगा।
वेलोसिटी का चेंज कब आया? जब फोर्स लगा। तो दोस्तों न्यूटन जी का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि जब तक ये बल नहीं लगेगा, देखो ये बाहर से बल नहीं लगता तो क्या इसका मोमेंटम बदलता? नहीं। क्या अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो क्या इसके वेग में परिवर्तन आएगा? नहीं। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा किसी छोटे से टाइम पे, इसकी वेलोसिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, यानी कि इसका मोमेंटम बदल जाएगा। दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि हम कह सकते हैं समवेग में परिवर्तन की दर बाहरी बल के समान होती है। यानी कि ये जो बल आया वो किसके बराबर है? समवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है सर। अब अगर जो टाइम जो है बहुत ही छोटा है, यानी कि जीरो होने को ही है, पॉइंट जो है 0.00001 टाइम है, बहुत छोटा समय है, तो हमें पता है ये डेल्टा जो बन जाता है दोस्तों वो बन जाता है डी। तो dp बाय dt हमारे पास फोर्स है। अब दोस्तों जरा कमाल वाली बात सुनो, ये चल रहा था m वेग u वेलोसिटी, m मास u वेलोसिटी से, यही m मास v वेलोसिटी से। अभी हमने चेंज इन मोमेंटम देखा था जिसको हमने बहुत ही छोटे के समय पे बोल दिया dp बाय dt। बहुत ही छोटे समय पे dp बाय dt बोल दिया ऐसे, भाई डेल्टा हटा के डी कर लेते हैं। तो ये बन गया दोस्तों d बाय dt ऑफ t, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा? mv माइनस mu से। तो आप ध्यान से देखो, अभी देखो ma भी निकाला था इससे, तो आप देखोगे d बाई dt मैं क्या यहां पर mv माइनस mu लिख सकता हूं? बिल्कुल। और आप ध्यान से देखेंगे तो mv माइनस mu, या फिर dp की जगह मैं पूरा mv माइनस mu लिख सकता हूं ना, mv माइनस mu। इसका मतलब चेंज होता है। m कॉमन ले लो, क्या बचा? v माइनस यू अपॉन डी टी। v माइनस यू को क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन। तो दोस्तों एक फॉर्मूला और याद रखना, कभी गलती से बोले मोमेंटम निकालो तो आप m dv बाई dt से भी निकाल सकते हो। और dv बाई dt को क्या बोला जाता है? dv बाई dt को एक्सलरेशन यानी कि त्वरण भी कहा जाता है, और यही हमने पीछे भी लिखा था। तो dp अपॉन dt जो है वो ma के बराबर है, और यह न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है यही तो फोर्स के बराबर है। तो F बराबर ma आ जाएगा। तो जब मम्मी थप्पड़ मारे तो मां निकलता है मुंह से, यानी कि मम्मी जब फोर्स लगाती है तो मां निकलता है। तो फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू ए, यानी कि ma। यानी कि यहां से मिलता है हमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। लेकिन दोस्तों याद रखना न्यूटन का सेकंड लॉ ये नहीं है, ये है कंक्लूजन। ये है कंक्लूजन। न्यूटन का एक्चुअल नियम होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक, अब ध्यान से सुनना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब सर एक चीज बताओ, ये तो हमने समझ लिया कि F बराबर dp बाय dt, ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। T का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम, dp चेंज इन मोमेंटम। तो दोस्तों एक्चुअल में अगर मैं इस नियम को देखूं तो अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तब हम इस चीज को लिखते हैं, अगर द्रव्यमान नियत है यानी कि इस पे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी। हम कह सकते हैं इसको।
अगर मास नहीं आता, अच्छा इसको हटाते हैं, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, सुनो 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 सुनो, हमने कहा सर मोमेंटम तो mv के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। अगर f की जगह f रखा जाए, d की जगह d रखा जाए, dt की जगह dt और p की जगह mv रख दें तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ mv, यानी कि mv का अवकलन। अगर m कांस्टेंट रखेंगे या dv बाई dt बन जाएगा, और अगर v को कांस्टेंट रखेंगे तो dm बाई dt बन जाएगा। तो भैया अगर द्रव्यमान बदल रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअल में तो ये होता है। अब देखो हम कह रहे हैं न्यूटन का एक्चुअल सेकंड नियम ये है, वास्तविक नियम तो ये है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास चेंज हो रहा है, तो इसको जीरो कर दो क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो फोर्स बन जाएगा v dm बाई dt। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वेग अगर नियत है, लेकिन अगर मास कांस्टेंट है यानी कि द्रव्यमान नियत है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेग बदल रहा है, तो भैया फॉर्मूला बन जाएगा m dv बाई dt। तो याद रखना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स के बराबर, और ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मैंने आपको पूरा बताया मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। फिर देखा हमने चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला जाता है। फिर रेट के बारे में जाना, रेट का मतलब उस चेंज को टाइम से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं। मोमेंटम क्या पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। फिर चेंज पढ़ा था तो सर जो पहले था जो अंतिम था, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि pf माइनस PI, इसको बोला हमने किसके बराबर, mv माइनस mu के बराबर, जिसको हमने डेल्टा P माना। ये होता है चेंज। ठीक, फिर हमने देखा रेट, कि अगर रेट की बात आ जाए, रेट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन के दर की बात आए, तो परिवर्तन का दर जब भी निकलेगा तो वो समय के सापेक्ष पे निकलेगा, यानी कि वो होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और ये परिवर्तन कब आएगा, छोटे से समय पे, जब कभी बल लगे, तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ। तो एक एक चीज आपके पास यहां पर है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ होता है। ये एक बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि निम्न में से दिया गया कौन सा न्यूटन का नियम एक वास्तविक नियम है। तो सेकंड लॉ, या हम कह सकते हैं न्यूटन का दूसरा नियम वास्तविक नियम है। अब सवाल है क्यों, बाकी दो फर्जी हैं? नहीं, दूसरे नियम से सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ भी प्रूफ कर सकते हो, आप प्रथम नियम भी सिद्ध कर सकते हो, और थर्ड लॉ भी प्रूफ कर सकते हो, यानी कि इसका तीसरा नियम भी सिद्ध कर सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं सेकंड लॉ को वास्तविक नियम, यानी कि ये इसका एक रियल लॉ है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन सा लॉ रियल लॉ है, सेकंड लॉ रियल लॉ है। क्यों? क्योंकि हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंट ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ रेट ऑफ 10 kg मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज। अब देखो क्या पूछा, एक वस्तु पर रेखीय संवेग 10 kg मीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तित होता है, उस वस्तु पर कितना बल लगेगा। यानी पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम बॉडी चेंजेस एट अ रेट ऑफ, यानी कि हमें यहां पर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T यही दे दिया है, चेंजेस एट अ रेट ऑफ। देखो एक वस्तु पर रेखीय संवेग 10 kg मीटर की दर से, जब दर आएगा तो यहां पे समय आ गया, परिवर्तित हो गया कौन, मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम दे रखा है, परिवर्तन संवेग में परिवर्तन बटे समय पहले से दे रखा है 10 kg मीटर पर सेकंड। आपसे बल पूछा है तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो बल किसके बराबर हो जाएगा, 10 न्यूटन के दोस्तों। तो याद रखेंगे 10 न्यूटन हमारा आंसर है। सिंपल, इकाई क्या होगी देखो ना, मोमेंटम अपॉन टाइम है, तो यह बन जाएगा
केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी कि ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। सिंपल। तो यही कह रहे हैं कि वस्तु रेखीय संवेग 10 केजी मीटर पर सेकंड की दर से परिवर्तित होता है। इतनी दर से बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है दर के साथ, समय के साथ। तो बल पूछा है हमसे कितना, यानी कि 10 न्यूटन हमारा बल होगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ड्यू टू, अगर किसी वस्तु पे त्वरण आता है तो कब आता है? इंटरनल फोर्स से, आंतरिक बल से, एक्सटर्नल फोर्स से यानी कि बाहरी बल से, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण से, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों त्वरण कब आता है? देखो, जब आप एक साइकिल के ऐसे समझो, एक लोडर बंद हो गया, आप गाड़ी चला रहे थे, लोडर बंद हो गया, अब उस लोडर को धक्का देना है तभी तो वो चलेगा। जब वो चलेगा तो लोडर, देखो जब लोडर बंद हो गया तो लोडर का वेग 0 हो गया, बोलो हाँ या ना, लोडर बंद हो गया। अब उस लोडर को धक्का देके तभी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि जब आप फोर्स लगाओगे तभी तो ये लोडर चलेगा। भाई लोडर बंद हो गया, अब आप धक्का दो लोडर को तो लोडर चलना शुरू करेगा। तो लोडर जब चलना शुरू करेगा तो v 0 तो नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेग तो बदलेगा। भाई m द्रव्यमान का वो लोडर था, माना v वेग उसका हो गया। तो जब आपने बल लगाया तब जाके इसके अंदर त्वरण आया, ऑब्वियसली v माइनस यू अपॉन टी। भाई v माइनस यू अपॉन टी ही तो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है। कब वेलोसिटी में चेंज आया, वेग में कब परिवर्तन आया? जब धक्का दिया। यानी कि त्वरण हमेशा कब आएगा? जब धक्का दिया जाएगा, फोर्स होगा। अब सवाल यहां पर यही है कि त्वरण कब आएगा? तो सर फोर्स होगा तब आएगा। तो फोर्स तो यहां पे तीनों चीज है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, फ्रिक्शन भी है। तो दोस्तों आप इमेजिन करो कि वो लोडर जो बंद हुआ, आप दो दोस्त थे, एक दोस्त उस लोडर के अंदर जाके उसको धक्का दे रहा है। मैंने क्या किया, लोडर खोला और लोडर के ऊपर चढ़ गया और लोडर को धक्का दे रहा हूं। क्या लोडर मूव करेगा? नहीं। इसको कहते हैं इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल। जब आप सिस्टम के अंदर चले जाओ और तब उस पर धक्का दो, यानी कि आप लोडर पे, आप जैसे कार बंद होगी तो कार की स्टीयरिंग से धक्का दे रहे हो, आप स्टीयरिंग पे धक्का देकर कुछ होगा नहीं, आप बाहर उतरेंगे और बाहर से धक्का देंगे तो गाड़ी चलेगी। यानी कि दोस्तों लोडर को बाहर से धक्का देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये ट्रक भी जो बंद हुआ था, ये लोडर भी बंद हुआ था, जब आप इसे बाहर से धक्का दोगे तो चलेगा, अंदर बैठ के धक्का दोगे तो नहीं चलेगा। इसलिए यहां पर याद रखना, त्वरण हमेशा बाहरी बल के कारण आएगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण आएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। एंड चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज p इक्वल्स टू mt प्लस n, फाइंड द फोर्स ऑन अ पार्टिकल एट टाइम 1 सेकेंड, m एंड n आर कांस्टेंट। एक कण का रेखीय संवेग p बराबर mt प्लस n है, उस कण पर कितना बल लगेगा? तो दोस्तों कितने समय पर? t इक्वल टू 1 सेकेंड में बोला, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकेंड में कितना बल लगेगा? तो मोमेंटम हमें दे दिया mt प्लस n। अब हमसे पूछा है बल कितना लगेगा, तो बल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष में, ठीक। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा समय के सापेक्ष में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, परिवर्तन मतलब dp, वही बल के बराबर है। तो हम लिखेंगे d बाई डी टी और यहां आ जाएगा पूरा mt प्लस n। दोस्तों फोर्स निकालना है, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ mt प्लस d बाई डी टी ऑफ n। सवाल में साफ साफ चीख चीख के बोला ये दोनों के दोनों नियत है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो गया। भाई आपको भी पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी जीरो, तो f बराबर आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ mt, और mt में क्या हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी m के समान, यानी कि m हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। टाइम 1 सेकेंड हो 2 सेकेंड हो, f की वैल्यू m ही रहेगी, ये कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। बदल रहा था समय के साथ साथ, परंतु हुआ क्या, वो मोमेंटम बदल रहा था समय के साथ साथ, बल समान लग रहा था, बल एक नियत बल लग रहा था। तो हमारा आंसर आ जाएगा m।
तो ये थी न्यूटन जी के सेकंड लॉ की कहानी, जो हमने समझी कि न्यूटन जी का सेकंड लॉ होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, यानी कि जो बल हम लगाएंगे उसके कारण जो संवेग में परिवर्तन आएगा या संवेग की दर में परिवर्तन आएगा वो बल होगा, वो बल के कारण हो रहा है सारा का सारा चेंज। ये बॉडी यहां पे हमने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ गई, या हमने इस पे फोर्स लगाया और इसकी स्पीड रुक गई। तो जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि इसके संवेग के दर में परिवर्तन आ रहा है, तो बल लगाने पर ही आ रहा है। तो जितना बल आप लगाएंगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज्यादा बल आप लगाएंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा। सिंपल सी कहानी, बल लगाओगे फोर्स बढ़ेगा, वो बल लगाओगे मोमेंटम बढ़ेगा, चेंज बढ़ेगा, चेंज परिवर्तन उसका बढ़ेगा। तो ये थे न्यूटन के सेकंड लॉ की कहानी। ऐसे मिलूंगा थर्ड लॉ के साथ, इंपल्स जानेंगे क्या होता है आवेग, और उसके आगे इस चैप्टर को निपटाते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।